बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। तबलीगी इज्तिमा पर हवा खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया मीडिया पर नाराजगी का इजहार। कहा, इजहार ख्याल की आजादी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बेंच हुकूमत के हलफनामे पर बरस पड़ी। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई तेज, बड़ी ताकतों की जेनीवा में हंगामी मीटिंग। तुर्की ने कहा, स्टेटस को बदलना चाहिए। कुवैत में शेख मिशाल ने क्राउन प्रिंस की हैसियत से लिया हलफ। कहा, अमन के रास्ते पर चलते रहेंगे। कमला हैरिस माइक पेंस डिबेट में कोविड का मसला छाया रहा। एक्सपर्ट्स ने कहा, डेमोक्रेट उम्मीदवार भारी पड़ी। मुझे मिलने वाला इलाज सबको मुफ्त में दूंगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। इंडिया में 78,500 नए कोविड केस। हुकूमत ने कोविड उसूलों पर अमल के लिए बेदारी मुहिम शुरू की। इंडिया का जीडीपी 9.6% तक सुकड़ जाएगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। रिपब्लिक टीवी ने पैसे के बल पर टीआरपी फिगर्स में किया उलटफेर। मुंबई पुलिस ने किया दावा, तहकीकात शुरू। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवारों माइक पेंस और कमला हैरिस के दरमियान कोरोना वायरस के बारे में जबरदस्त डिबेट हुई। 3 नवंबर को होने वाले इलेक्शन से पहले नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवारों के बीच ये वाहिद डिबेट थी। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने वबा से डोनाल्ड ट्रंप के निमटने के अंदाज को तारीख में अमेरिका के किसी सदर के इंतजामिया की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया। दूसरी तरफ माइक पेंस ने, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेट पार्टी के कोविड रिस्पॉन्स से निमटने के मंसूबे को नकल करार दिया। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका के सदारती इलेक्शंस के लिए सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए हैं, नए सर्वेज में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप से आगे बताया जा रहा है। 90 मिनट की ये डिबेट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्ना सॉल्ट लेक सिटी में हुई, जिसमें कमला हैरिस ने इल्जाम लगाया कि माइक पेंस और ट्रंप ने जानबूझकर अमरीकी अवाम को इस हलाकत खेज वायरस के बारे में गुमराह किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जानते थे कि उन्होंने गलत किया है और उन्होंने पर्दापोशी की। उन्होंने दोबारा ओहदे पर चुने जाने का हक खो दिया है। माइक पेंस ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम पर इल्जाम लगाया कि वो व्हाइट हाउस की स्ट्रेटजी की नकल कर रहे हैं। कमला हैरिस ने, जो कैलिफोर्निया की सेनेटर हैं, कहा कि वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद के बगैर कुछ भी करने के खिलाफ हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान भी डिबेट हुई थी, जिसके दौरान दोनों लीडर्स एक नई पस्ती पर चले गए थे। ट्रंप और बाइडेन के दरमियान और 2 डिबेट्स बाकी हैं। CNN के एक्सपर्ट्स का कहना है कि माइक पेंस ने डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के दौर की हकीकतों को पेश करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन कमला हैरिस ने उन्हें वबा की तकलीफों पर से तवज्जो हटाने नहीं दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डिबेट में कमला हैरिस माइक पेंस पर भारी पड़ी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कोविड रिस्पॉन्स को बेनकाब किया और माइक पेंस को डिफाई पोजीशन में आने के लिए मजबूर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से उनके मुतासर होने को खुदा की एक नेमत करार दिया और वादा किया कि वो उन्हें मिलने वाला इलाज तमाम अमरीकियों को मुफ्त पहुंचाएंगे। ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे रेगेनेरॉन दवा दी। मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम दवा थी और इसका गैर मामूली असर हुआ। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए ये दवा मुफ्त दूंगा। उन्होंने इस वायरस के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो दवा की तकसीम के लिए फौज का इस्तेमाल करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बारे में कि कोविड-19 से मुतासर होना उनके लिए एक नेमत साबित हुआ। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि मैं बोलने से पहले सोचता हूं। मेरे ख्याल में ट्रंप कोविड-19 से निपटने के लिए जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो परेशान करने वाली है, क्योंकि हमारे पास 2,10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में कोविड-19 की वजह से अब तक दरअसल 2,16,000 लोगों की जान जा चुकी है और 77 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। अमेरिका कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्क है। इस दौरान पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसेस 3,64,00,000 हो चुके हैं। 10,61,000 लोग अब तक इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो इस खतरनाक बीमारी से महफूज है। अमेरिका के बाद इंडिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है, जहां 68,35,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 1,06,000 मौतें हुई हैं। ब्राजील कोविड मरीजों की तादाद के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, जहां 1,48,000 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। रशिया में 22,000 से ज्यादा मौतें हुई। कोलंबिया में मरने वालों की तादाद 27,000 है। स्पेन में 32,500 मौतें हो चुकी हैं। अर्जेंटाइन में ये वायरस 22,000 से ज्यादा जिंदगियां खत्म कर चुका है। लैटिन अमेरिका के एक और मुल्क पेरू में 33,000 मौतें हुई हैं। मैक्सिको में ये तादाद 82,000 है। कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका 10वें नंबर पर है, जहां 70,000 लोगों की जान जा चुकी है। सऊदी अरब 17वें नंबर पर है, जहां 5,000 के करीब मौतें हुई हैं और 3,37,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसों में और मौतों में कमी आई है। इंडिया में कोविड-19 से ठीक होने वालों की शरह बढ़कर 85.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 83,000 से ज्यादा लोग अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अब तक 58,27,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस 9,02,000 हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 971 लोगों की जान गई है। ICMR ने बताया कि मुल्क में अब तक 8,34,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 78,524 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुताल्लिक़ मुनासिब रवैये के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक मुहिम शुरू की। इस मौके पर उन्होंने तमाम हमवतनों से कहा कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ एक हो जाएं। हुकूमत एक ऐसे वक्त कोविड-19 के बारे में बेदारी मुहिम चला रही है। इस मुहिम को जन आंदोलन का नाम दिया गया है, जब कई शहरों में देखा जा रहा है कि लोग कोविड-19 को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने ईरान के खिलाफ मालियाती शोबे में नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। अमरीकी हुकूमत के ओहदेदारों ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त अब नई पाबंदियों का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें उन बैंकों को निशाना बनाया जाएगा जिन्हें अब तक छुआ नहीं गया है। ये पाबंदियां 3 नवंबर के सदारती इलेक्शन से पहले लगाई जा रही हैं। एक सर्वे में पता चला है कि अरब मुल्कों के ज्यादातर अवाम इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के खिलाफ हैं। हालांकि हाल ही में UAE और बहरीन ने इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए। इस सर्वे में 13 अरब मुल्कों के 28,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई, जिनमें जॉर्डन, फलस्तीन, लेबनान, इजिप्ट और मौरितानिया शामिल है। यह सर्वे नवंबर 2019 और सितंबर 2020 के दरमियान किया गया। सर्वे के मुताबिक अरब शहरी इसराइल को अपने मुल्कों के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी की तंजीम फतह ने इसराइल के साथ तमाम समझौते खत्म कर दिए हैं। फतह की सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जिब्राइल रजब ने कहा कि हमने काबिज ताकत के साथ तमाम समझौतों को खत्म करने का फैसला किया है और फलस्तीनी इत्तेहाद चाहते हैं। इस सिलसिले में हमास के साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जा रहा है। उन्होंने लंदन से काम करने वाले अल मयादीन TV चैनल को ये बात बताई। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया का GDP इस माली साल 9.6% तक सुकड़ जाएगा। कोविड-19 वबा की वजह से दुनिया भर की तरह इंडिया की मईशत भी बुरी तरह मुतासर हुई है। वाशिंगटन से काम करने वाले बैंक ने साउथ एशिया के बारे में अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब जल्द ही वर्ल्ड बैंक और IMF की एक मीटिंग होने वाली है। साल 2021 में खित्ते के मुल्कों में 4.5% शरह तरक्की का अंदाजा लगाया गया है। जो फिगर सामने आए हैं वो इंडिया के बारे में पहले के अंदाजों से भी ज्यादा खराब हैं। हिंदुस्तान ने इस साल के दूसरे क्वार्टर यानी 3 महीनों में GDP में 25% की गिरावट रिकॉर्ड की।
अरबईन के मौके पर करबला में लाखों मुसलमान जमा हुए। शोहदाए करबला के चहलुम को अरबईन कहा जाता है। हर साल लाखों मुसलमान अरबईन के मौके पर 80 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन पहुंचते हैं। 2019 में एक अंदाजे के मुताबिक 14 मिलियन ज़ायरीन ने अरबईन जुलूस में हिस्सा लेने के लिए इराक़ का सफ़र किया था, लेकिन इस मरतबा कोविड-19 वबा की वजह से ये तादाद कम रही, क्योंकि कई मुल्कों के दरमियान सफ़र पर अभी पाबंदियां हैं। ओहदेदारों ने इस बात की हौसला अफजाई की कि लोग ऑनलाइन तरीके से जुलूस का हिस्सा बने। अमेरिका ने चाइना को ताइवान पर हमले के खिलाफ खबरदार किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि हम फिलहाल नहीं कह सकते कि चाइना के ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका किस तरह जवाब देगा। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। तबलीगी इज्तिमा पर हवा खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया मीडिया पर नाराजगी का इजहार। कहा, इजहार ख्याल की आजादी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बेंच हुकूमत के हलफनामे पर बरस पड़ी। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई तेज, बड़ी ताकतों की जेनीवा में हंगामी मीटिंग। तुर्की ने कहा, स्टेटस को बदलना चाहिए। कुवैत में शेख मिशाल ने क्राउन प्रिंस की हैसियत से लिया हलफ। कहा, अमन के रास्ते पर चलते रहेंगे। कमला हैरिस माइक पेंस डिबेट में कोविड का मसला छाया रहा। एक्सपर्ट्स ने कहा, डेमोक्रेट उम्मीदवार भारी पड़ी। मुझे मिलने वाला इलाज सबको मुफ्त में दूंगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। इंडिया में 78,500 नए कोविड केस। हुकूमत ने कोविड उसूलों पर अमल के लिए बेदारी मुहिम शुरू की। इंडिया का जीडीपी 9.6% तक सुकड़ जाएगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। रिपब्लिक टीवी ने पैसे के बल पर टीआरपी फिगर्स में किया उलटफेर। मुंबई पुलिस ने किया दावा, तहकीकात शुरू। जारीता इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई से। फ्रांस, अमेरिका और रशिया ने नागोर्नो काराबाख मसले को हल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इन मुल्कों के नुमाइंदों की एक मीटिंग जेनीवा में हुई। इस दौरान आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख के लिए लड़ाई तेज हो गई है और कई हलाकतों की खबरें मिल रही हैं। इस दौरान तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू ने कहा कि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान स्टेटस को यानी जूं की तूं हालत बदलनी चाहिए और तुर्की अजरबैजान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। इस लड़ाई में तुर्की ने खुलेआम अजरबैजान की तायीद की है और कहा है कि अजरबैजान की फौजी मदद के लिए भी तुर्की तैयार है। इस दौरान आर्मीनिया में नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के चीफ को एक सदरती हुक्म के जरिए हटा दिया गया। जेनीवा में होने वाली हंगामी मीटिंग में फ्रांस, रशिया और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स और नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। नागोर्नो काराबाख और आसपास के इलाके में नई झड़पें शुरू हो गई हैं।
آذربائیجان نے کہا ہے کہ آرمینیا کی فورسز نے گانجا شہر پر حملہ کیا جس میں سویلینز بھی زد میں آ رہے ہیں۔ اس دوران ناگورنو کاراباخ علاقے پر آرمینیائی عہدیداروں نے بتایا کہ لڑائی میں اب تک 350 سپاہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 1990 کے دہے کے بعد سے یہ سب سے خطرناک لڑائی ہے۔ اب تک پچھلے 30 سالوں میں اس لڑائی میں 30,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کویت میں شیخ مشال نے نئے کراؤن پرنس کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ انہیں پارلیمنٹ میں اتفاق رائے سے منظوری دے دی گئی۔ شیخ مشال الاحمد الصبا نے کویت کے نئے امیر شیخ نواف الاحمد الصبا کی موجودگی میں حلف لیا۔ اس موقع پر شیخ مشال نے کہا کہ کویت اپنے علاقائی اور عالمی وعدوں کو پورا کرے گا اور امن اور جمہوریت کے راستے پر چلتا رہے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک روادار جذبے کو بڑھاوا دیں گے اور انتشار کو ختم کریں گے۔ شیخ نواف نے حال ہی میں اپنے سوتیلے بھائی شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے انتقال کے بعد امیر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی تھی۔ کویت میں حکومت کی یہ تبدیلی ایک ایسے وقت ہوئی جب خطے میں زبردست تناؤ پایا جاتا ہے اور اس کے علاقے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ شیخ مشال نے نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے ڈیپٹی چیف کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ اب کویت کے دستور کے مطابق پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی اور ملک میں نومبر کے آخری دنوں میں نئے الیکشنز ہوں گے۔ اس سال ادب کا نوبیل انعام امریکہ کی ایک شاعرہ لوئس کلاک کو دیا گیا ہے۔ انہیں اپنی شاعری کے ذریعے سادہ حسن اور قدروں کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ اعزاز دیا گیا۔ 1985 اور 1990 میں ان کی شاعری کے مجموعے بہت مشہور ہوئے تھے۔ ان کے شاعری کے مجموعوں میں دی ٹرائمپ آف ایچلز بھی شامل ہے۔ امریکہ اور پوری دنیا میں ان کی شاعری کے مجموعے بہت مقبول ہوئے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ روہنگیا ریفیوجیز میانمار میں کھلی جیل میں رہ رہے ہیں اور میانمار کی راکھین ریاست میں بڑی تعداد میں روہنگیوں کی گرفتاری کو روکنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ راکھین کے ایک ریفیوجی کیمپ میں 1,30,000 روہنگیا مسلمان ہیں۔ انہیں حکومت نے غیر انسانی حالات میں رکھا ہے۔ پچھلے 8 سال سے یہ لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں۔ یمن کی ہادی حکومت کی وفادار فوج نے الحوثیوں سے بعض اہم فوجی اڈے چھیننے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والی فوج نے کہا کہ جوف صوبے میں یہ کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ ورلڈ بینک کے صدر نے امیر ملکوں سے کہا کہ وہ غریب ملکوں کے قرض معاف کر دیں۔ ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے چائنا اور دوسرے امیر ملکوں سے یہ اپیل کی اور کہا کہ کرونا وائرس سے زبردست اثرات پڑے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے یہ قرض معاف کیے جانے چاہیے۔ ورلڈ بینک کے صدر نے کہا کہ اب تک جو کوششیں کی گئی ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ وہ فرینکفرٹ اسکول آف فائنانس اینڈ مینجمنٹ میں خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افغانستان کے اعلیٰ عہدیدار عبداللہ کو یقین دلایا ہے کہ انڈیا افغانستان میں امن کے عمل کی تائید کرتا ہے۔ افغانستان کی امن کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے مودی سے نئی دہلی میں ملاقات کی اور قطر میں طالبان اور امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت اور امن کے عمل کے لیے ان کی مدد مانگی۔ عبداللہ نے حال ہی میں پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا۔ وہ 5 دن کے دورے پر انڈیا پہنچے۔ انہوں نے ایک دن پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال سے بھی ملاقات کی تھی۔ سپریم کورٹ نے تبلیغی جماعت کے مسئلے پر ایک حلف نامے کے لیے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی۔ عدالت نے تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بارے میں میڈیا میں ہوا کھڑا کرنے کے تعلق سے مرکزی حکومت کے ایک حلف نامے کو طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں بتایا جائے کہ اس طرح کے کیسوں میں محرکات پر مبنی رپورٹنگ کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ ریمارک کیا کہ حالیہ برسوں میں اظہار خیال کی آزادی کا سب سے زیادہ غلط استعمال کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی بینچ نے جمعیت العلماء ہند اور بعض دوسروں کی درخواستوں پر سنوائی کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ ان درخواستوں میں الزام لگایا گیا تھا کہ میڈیا کے بعض گوشوں کی طرف سے تبلیغی جماعت پر کووڈ-19 وبا کے دوران فرقے وارانہ نفرت پھیلائی گئی۔ بینچ میں تبلیغی جماعت کے وکیل نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ درخواست گزار اظہار خیال کی آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر بینچ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی طرف سے دلیلیں دے رہے ہیں اور حالیہ عرصے میں اظہار خیال کی آزادی کا سب سے زیادہ غلط استعمال کیا گیا۔
बेंच ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे पर गुस्से का इजहार किया, जिसमें कहा गया था कि मीडिया ब्रीफिंग के ताल्लुक से गैर ज़रूरी और अहमकाना दलीलें दी गई हैं। बेंच ने कहा कि आप अदालत से जैसा चाहे वैसा रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। रिपब्लिक टीवी और दूसरे न्यूज चैनल्स के खिलाफ इन इल्जामात की तहकीकात की जा रही है कि उन्होंने जाली टीआरपी दावों का सहारा लिया। मुंबई पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दावे किए गए हैं। टीवी इंडस्ट्री 30 से 40 हज़ार करोड़ की है और इश्तेहारात के रेट्स का दारोमदार टीआरपी पर होता है। अगर टीआरपी में मामूली तब्दीलियां भी की जाती हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पता चला है कि रिपब्लिक टीवी के अहदेदारों को भी 1-2 दिन में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने बताया कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी से छेड़छाड़ के लिए भारी रकम अदा की। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। BARC ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविज़न का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस दौरान रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा कि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात में उनसे सवाल किए थे। हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर केस के मुलजिमीन ने दावा किया है कि मुतासरा लड़की के खानदान ने ही उस लड़की को हलाक किया क्योंकि वो उनकी दोस्ती के खिलाफ थे। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक खत लिखते हुए असल मुलजिम संदीप ठाकुर ने कहा कि मुतासरा लड़की और वो दोस्त थे और अक्सर फ़ोन पर बात करते थे। उसने इल्ज़ाम लगाया कि लड़की के माँ और भाई उसे टॉर्चर कर रहे थे। इस खत पर तमाम 4 मुलजिमीन के अंगूठे के निशान हैं। हाल ही में एक बीजेपी लीडर ने कहा था कि शायद लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए खेत में गई थी। उनके इस बयान पर, जो काफी बेहिस मालूम होता है, नेशनल विमेंस कमीशन ने उन्हें तलब किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तबलीगी इज्तिमा पर हवा खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया मीडिया पर नाराजगी का इजहार। कहा इजहार ख्याल की आजादी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बेंच हुकूमत के हलफनामे पर बरस पड़ी। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई तेज, बड़ी ताकतों की जेनीवा में हंगामी मीटिंग। तुर्की ने कहा स्टेटस को बदलना चाहिए। कुवैत में शेख मिशाल ने क्राउन प्रिंस की हैसियत से लिया हलफ। कहा अमन के रास्ते पर चलते रहेंगे।
कमला हैरिस माइक पेंस डिबेट में कोविड का मसला छाया रहा। एक्सपर्ट्स ने कहा डेमोक्रेट उम्मीदवार भारी पड़ी। मुझे मिलने वाला इलाज सबको मुफ्त में दूंगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। इंडिया में 78,500 नए कोविड केस। हुकूमत ने कोविड उसूलों पर अमल के लिए बेदारी मुहिम शुरू की। इंडिया का जीडीपी 9.6% तक सुकड़ जाएगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। रिपब्लिक टीवी ने पैसे के बल पर टीआरपी फिगर्स में किया उलटफेर। मुंबई पुलिस ने किया दावा, तहकीकात शुरू। ये थी आज की खबरें। शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों